तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 415 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जेक यूजिन के जाल में फंस चुका होता है और जेक के सामने इस वक्त खड़े होते हैं यूशोंग और जाइलंग। ये दोनों यहाँ पे जेक की तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं और आप चाहो तो सब्सक्राइब बटन को भी तोड़ सकते हो, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जेक को, जो अभी किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है और बात करते करते जेक जाइलंग और यूशोंग को कहता है, माफ करना, हमने भी अपनी तरफ से कुछ चीजें तैयार करके रखी हैं, तो तुम ये सब कुछ शुरू करना चाहते हो तो चलो हो जाए। चलो इसे एक असली मर्द की तरह करते हैं। मुझसे एक बार में एक इंसान फाइट करने के लिए आओ। दोनों लोग एक साथ मेरे ऊपर अटैक मत करना, तुम लोग इतने भी बुरे नहीं हो। तभी जो जाइलंग और यूशोंग होते हैं, दोनों के दोनों साथ में ही जेक के ऊपर अटैक कर देते हैं और जेक बहुत ही मुश्किल से इन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर पाता है और अपने मन में कहता है, बहुत बढ़िया, मेरी बातों का इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जेक को भी इनके अटैक ब्लॉक करने में काफी दिक्कत आ रही होती है और जेक कहता है, वैसे भी मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि तुम दोनों मुझसे तमीज से फाइट करोगे, लेकिन क्या इस तरह से फाइट करके तुम खुश हो? जाइलंग, तू चाइना से यहाँ पे इसलिए ही आया था ताकि मेरे साथ रीमैच कर सके, तो फिर तू अब मेरे साथ इस तरह से फाइट क्यों कर रहा है? और जेक की बात सुन के जो जाइलंग होता है पीछे हट जाता है और यूशोंग को कहता है, मैं पीछे हटता हूँ, मैं 2 वर्सेस 1 फाइट नहीं करूंगा। मैं चाइना से यहाँ पे बस एक ही दिल की तमन्ना लेके आया था कि मुझे जेक किम को पूरी तरह से हराना है। तभी यूशोंग कहता है, जाइलंग, तू अपनी औकात में रह, तू बस एक गुलाम है जो अपने मालिक का कहना मानता है और मैं तुझे खरीद चुका हूँ। टी ग्रुप के सीईओ ने मुझे बताया था तू कैसी सिचुएशन में है। मैं जानता हूँ तेरी जिंदगी कितनी ज्यादा घटिया चल रही है, इसलिए जैसा मैं तुझे कहता हूँ वैसा कर जाइलंग। तुझे अच्छी तरह से पता है जो तेरा मन है तू अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, या फिर तू चाहता है कि मैं इतना नीचे गिर जाऊँ कि तेरी कमजोरी को तेरे खिलाफ इस्तेमाल करूँ। मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये 2 वर्सेस 1 है या फिर 3 वर्सेस 1। अगर तू अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहता है तो चुपचाप से जेक किम से फाइट कर। और ये बातें सुनते ही जो जाइलंग होता है जेक के ऊपर एक मुक्का मारता है, लेकिन जेक इस मुक्के को ब्लॉक कर लेता है और जाइलंग का हाथ पकड़ के कहता है, क्या तेरी जिंदगी में और भी कुछ चीजें चल रही हैं? लेकिन तुझे बता दूं, मैं भी यहाँ पे हार नहीं सकता। लेकिन इतने में ही यूशोंग बीच में आ जाता है और जेक के पेट में घुमा के लात मारता है। जेक की लात काफी ज्यादा खतरनाक पड़ी होती है, इसलिए जेक अपने मन में सोच रहा होता है, इस लात से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरे अंदर के ऑर्गन्स फट जाएंगे। आखिर किसी की इतनी छोटी सी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा ताकत और इतनी ज्यादा स्पीड कैसे हो सकती है? मुझे इससे वापसी में फाइट करने में भी दिक्कत हो रही है। मैं इसके अटैक्स को ठीक से ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा हूँ। जिस तरह से अभी ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है उस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है अभी मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन दोनों के खिलाफ मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। वहीं यूशोंग और जाइलंग जेक के ऊपर दोबारा से अटैक करते हैं, लेकिन जेक इस बार भी फटी हुई हालत में इनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन यूशोंग के अटैक्स ऑब्वियसली जेक के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी जो यूशोंग होता है पीछे हट के दोबारा से उछल के जेक के ऊपर एक लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है। हालांकि जेक ने इस अटैक को भी अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया था, लेकिन जेक को इस अटैक की वजह से जमीन की तरफ धक्का तो पड़ा ही होता है। जहाँ अभी जाइलंग और यूशोंग जेक के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, वहीं हम दूसरे सीन में जेरी को देखते हैं। जेरी को अभी यूजिन बोल रहा होता है, तुम चिंता मत करो, जेक किम तो बस शुरुआत है। मैं जानता हूँ बिग डील जेक के ही कदमों में चलती है। मैं जानता हूँ बिग डील जेक को कितना पसंद करती है, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि बिग डील के साथ साथ उसके लीडर का भी सफाया कर दिया जाए। उम्मीद करता हूँ तुम्हें कम से कम जेक को गुड बाय कहने का चांस मिल जाए। यूजिन अपने साथ के बंदे को कहता है, चलो अब यहाँ से चलते हैं, मैंने जो कुछ भी देखना था वो देख लिया। सातो काजुमा, अब इसको खत्म कर दो। और ये कह के यूजिन यहाँ से जाने लगता है। अभी जेरी यूजिन की बातें सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और खुद से बोल रहा होता है, बॉस, जेक इस वक्त मुसीबत में है। लेकिन तभी सातो काजुमा जेरी के पेट में एक घुमा के मुक्का मारता है। इसके बाद एक घुमा के अपनी पूरी जान से जेरी के ऊपर थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन जेरी बहुत ही बेरहमी से सातो काजुमा का मुंह पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से। और जेरी अपने मन में बोल रहा होता है, बॉस, जेक इस वक्त खतरे में है। और जब जेक खतरे में होता है तो जेरी एक ऐसा जानवर बन जाता है जिसको रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए अब सातो काजुमा की वाट लगने वाली है। वहीं जो यूजिन होता है अपनी कार में बैठ के यहाँ से जाने लगता है और अभी कॉल पे बात करते हुए किसी को बोल रहा होता है, हाँ कमिश्नर जनरल, मैंने यहाँ पे आके देखा कि चीजें कैसी चल रही हैं। इस जगह को देख के लगता है कि यहाँ का रीडेवलपमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ के जितने भी गैंगस्टर हैं वो तय वक्त में निपटा दिए जाएंगे। लेकिन तभी यूजिन कार के शीशे में देखता है जेरी को, जिसने सातो काजुमा के मुंह को बिल्कुल कागज की तरह पिचका दिया होता है और सातो काजुमा के 2 दांत भी टूट चुके होते हैं और सातो काजुमा इतने में ही अनकॉन्शियस हो जाता है। और यूजिन ये सब कुछ देखते हुए खुद से बोल रहा होता है,
क्या सातो काजुमा हार गया? तभी जेरी के पीछे से दो बंदे और उछल के आते हैं और कहते हैं, साले आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? लेकिन जेरी इन दोनों के एक एक उल्टे हाथ का रैप्टा लगा के इनके भी दांत तोड़ देता है। और अभी जेरी गुस्से से पागल हो रहा होता है क्योंकि जेक इस वक्त खतरे में है। जेरी को वो पल याद आ रहे होते हैं जब उसने वादा करा था कि वो जिंदगी भर जेक की तलवार बन के रहेगा, लेकिन आज के दिन वो तलवार जेक के साथ नहीं है। इसलिए जेरी अभी पहली बार पूरे गुस्से के साथ वर्कर्स के बंदों को फोड़ रहा होता है। अभी वर्कर्स के बंदे बस हमें हवा में ही उड़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं और यूजिन ये सब देख के भी कुछ भी लोड नहीं लेता और खुद से कहता है, लगता है ये अपना पूरा दम लगा रहा है, ये सच में एक मॉन्स्टर है। हे ड्राइवर, जल्दी से उसको यहाँ पे बुलाओ। ड्राइवर कहता है, क्या आपको मतलब उससे है? यूजिन कहता है, हाँ, इस जैसे मॉन्स्टर को मारने के लिए हमें एक शिकारी की जरूरत है और वो शिकारी और कोई नहीं बल्कि होता है मैंडियोक बैंग। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेसन और कैंता की फाइट हो रही होती है। अभी ये दोनों एक दूसरे के मुक्के ही मुक्के बजाए जा रहे होते हैं। लड़ते लड़ते जेसन कैंता को कहता है, जितना मैंने सोचा था तू उससे ज्यादा चालाक है, तू मेरे बिल्कुल करीब आके फाइट कर रहा है क्योंकि तुझे पता है मैं टाइकोंडो का इस्तेमाल करता हूँ। और जेसन एक लात मार के कैंता को दूर फेंक देता है, लेकिन कैंता पलक झपकते ही स्पीड में वापस से आगे जेसन के पेट में एक मुक्का मारता है और कहता है, मेरी हाइट छोटी है, मेरे पैर और हाथ भी छोटे हैं, इसलिए मेरे अटैक्स की रेंज बाकी लोगों की तुलना में कम है, इसलिए अपने अपोनेंट के मैं काफी सारे अटैक मार पाऊं, इसलिए मुझे पास आके फाइट करनी पड़ती है। इसके बाद कैंता एक मुक्का मारता है जेसन के मुंह पे और बस लगातार मुक्के ही मुक्के जेसन के बजाए जा रहा होता है। कैंता जेसन को बजाते बजाते कहता है, मैं हमेशा इसी तरह से फाइट करता हूँ क्योंकि मेरा शरीर छोटा है, इसलिए मैं पास आके फाइट करता हूँ, लेकिन तुझे देख के ऐसा लगता है तू टाइकोंडो में इतना अच्छा नहीं है, इसलिए तू मेरे अटैक से नहीं बच सकता। इसके बाद कैंता पूरी ताकत से एक मुक्का मारता है जेसन के मुंह पे, लेकिन जेसन बहुत ही सरप्राइजिंगली अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करके उछलते हुए एक घूमती हुई लात मारता है कैंता के मुंह पे और कहता है, लगता है तुझे कोरियन समझ आती है, तुझे निराश करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे टाइकोंडो ठीक से आती है या फिर नहीं, मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस लाते मारना पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी टाइकोंडो के नाम कर दी है। हे कराटे वाले लड़के, आखिर तेरा सपना क्या है? अगर मैं तुझे अपने सपने की बात बताऊं तो वो ये है कि इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहां पे हमें जेसन के सपने के बारे में बताया गया होता है। हम देखते हैं 3 लड़कियां जेसन के पास आती है और कहती है, हे प्लीज हमारे सर्वे में पार्टिसिपेट करो, हम तुम्हें शुक्रिया के तौर पे एक फ्री गिफ्ट भी देंगे, इसलिए प्लीज अपने कुछ मिनट देके हमारे इस सर्वे को करो। जेसन कहता है, हाँ लगभग 1 मिनट तो हो ही गया है, तो चलो मैं चलता हूँ। लड़की कहती है, कम ऑन, मैं जानती हूँ तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ, तुम्हें परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन प्लीज अपना थोड़ा सा टाइम हमें दे दो। जेसन कहता है, ठीक है मैं दे देता हूँ अपना थोड़ा टाइम, तो तुम्हारा ये जो कागज है मुझे बस इसमें अपना आंसर लिखना है ना? और जो जेसन होता है इस कागज में जो लड़की ने इसको दिया होता है उसमें अपना आंसर लिख के चला जाता है और जाते जाते जेसन कहता है, तो ठीक है मैं चलता हूँ, फ्री गिफ्ट देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लड़की कहती है, 1 मिनट रुको, तुमने नीचे वाला हिस्सा तो भरा ही नहीं। जेसन कहता है, मेरे लिए उसको तुम खुद ही भर दो, वहाँ पे लिख दो कि कार्य प्रगति पर है। और असल में जो इस लड़की ने जेसन को कागज दिया होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारे बचपन का सपना क्या है, और दूसरा सवाल लिखा होता है कि क्या तुमने उस सपने को पूरा कर दिया या फिर नहीं। और जेसन का सपना होता है सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बनना, लेकिन अब तक वो सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बना नहीं होता है, इसलिए उसने नीचे वाले कॉलम को भरा नहीं होता। और प्रेजेंट मोमेंट में जैसे ही जेसन अपने सपने को याद करता है, जेसन के अंदर काफी ज्यादा जोश आ जाता है और वो काफी सारी लातें कैंता के मुंह पे बजाने लगता है। कैंता की भी हालत खराब हो गई होती है और वो जैक ली को याद करके अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा काफी ज्यादा फास्ट है, उस इंसान से भी ज्यादा फास्ट, ये बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, ये धीरे धीरे और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। क्या ये इतना ज्यादा फास्ट और पावरफुल है, इसी वजह से ये मेरे सामने इतना हीरो बन रहा है। अभी जो जेसन होता है एक कमाल की ब्राजीलियन किक मारता है कैंता के पेट में, इसके बाद एक और घुमा के लात कैंता की कमर में, और तभी जैसे कैंता की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है तभी जेसन उछल के हवा में घूमता है और अपनी पूरी पावर से कैंता के ऊपर एक अटैक करते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था एक मामूली से एग्जीक्यूटिव से फाइट करते हुए मुझे अपना पूरा दम लगाना पड़ जाएगा। और जेसन अपनी पूरी पावर के साथ कैंता के ऊपर एक लात मारता है, लेकिन अचानक से ही जेसन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि कैंता ने जेसन की लात को पकड़ लिया होता है। कैंता ने अपने दांतों से ही अपने होंठों को काट रखा होता है और उसके खून निकल रहा होता है। कैंता कहता है, तो जैसे अच्छे स्किल्ड फाइटर के साथ फाइट करते हुए खुद के एक बॉडी पार्ट को सैक्रिफाइस करना ये बुरी डील नहीं है। तो तू मुझे बोल रहा था
तेरा सपना है सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बनना। माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा सपना है सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान को जान से मारना। और कहता ये कहते हुए जेसन के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है और इस एक मुक्के में ही जेसन की हालत खराब हो जाती है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके बाद कहता है लगता है तो अपना सपना पूरा करने के आसपास भी नहीं है, लेकिन चिंता मत कर, मैं अपना सपना पूरा करके रहूंगा। लेकिन जेसन एक बार फिर से खड़ा होने की कोशिश करते हुए कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ है। भले ही तूने एक जेसन यून को हरा दिया है, लेकिन अब भी तूने बिग डील के जेसन यून के साथ फाइट नहीं करी है। मैं जानता हूँ तुझे मेरी बातें सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन तुझे ये समझना होगा कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ। आज एक खास दिन है, इसलिए मुझे लगता है मैं थोड़ा सा निराशाजनक हो सकता हूँ आज। चाहे मेरी हालत कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन मैं बिग डील की रक्षा करके रहूंगा। और यार आज जो खास दिन होता है ना, वो ये होता है कि इसी दिन बिग डील के सारे बंदे एक साथ आए थे, जिसमें सैमुअल सीओ भी शामिल था। तो खैर जैसे ही जेसन अपनी जगह से लड़खड़ाते हुए उठ रहा होता है, तभी उसके पीछे से मैंडियॉक आता है और जेसन के एक लात मार के दोबारा से उसको जमीन में गिरा देता है। और इस बार तो जेसन सच्ची में अनकॉन्शियस हो ही जाता है। इसके बाद मैंडियॉक कैंता को कहता है मेगामी कैंता, हम यहाँ पे बिग डील का शिकार करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे अपने सपनों और उम्मीदों की बकवास करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन तभी मैंडियॉक का फोन बजता है। शायद मैंडियॉक को अपने फोन में कोई मैसेज मिला होगा। अपने फोन की तरफ देखने के बाद मैंडियॉक की नजर पड़ती है जेरी के ऊपर, और जेरी इस वक्त गुस्से से पागल हो रखा होता है। और अभी जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है उससे यही लगता है कि अब मैंडियॉक और जेरी की फाइट होने वाली है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक मोटेल का सीन, यानी कि ये एक बिल्डिंग होती है और इस बिल्डिंग के एक रूम के अंदर बैठा होता है शीनू हान। शीनू अभी अपने फोन को देखते हुए बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा अजीब बात है, आखिर वो सारे के सारे लोग मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। जेक लोगों से बात करे हुए मुझे काफी ज्यादा समय हो गया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उनसे बात कर लूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग मुझे इग्नोर मार रहे हैं क्योंकि मैंने बिग डील छोड़ दी है। नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ। क्या मुझे वहाँ जाके चेक करना चाहिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे। तो खैर शीनू की बातें सुन के ऐसा लगता है कि अब शीनू भी फाइट ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अभी के लिए आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।